हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर में जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर का टास्क ये था कि हम मैनेजमेंट करेंगे कैसे, उस पर तो हम आएंगे ही, है ना। उसको समझाने के लिए पूरा लेक्चर हमारा है ही। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात मेरे ध्यान में ये आई कि बहुत सारे लर्नर्स और स्टूडेंट ये कन्फ्यूज़न कर सकते हैं कि सर आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखे हुए होने ज़रूरी है। और उस लेक्चर में, हर एक लेक्चर में मेरी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें होती है, वो लाइनें आप जरूर से अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो डिज़ायर रिजल्ट तो अचीव करना है, लेकिन अपना टाइम कैसा होना चाहिए भाई? मिनिमम पॉसिबल टाइम होना चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मिनिमम पॉसिबल टाइम। खर्चा पानी कितना होना चाहिए, कॉस्ट, वो भी मिनिमम होना चाहिए। अननेसेसरी खर्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल, यहाँ पर मैं एक और वर्ड रख देता हूँ, पॉसिबल। एक और चीज थी कि रिसोर्सेस का भरपूर, ये कब होगा प्रॉपर तरीके से? जब आपने रिसोर्सेस का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया होगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। रिसोर्स प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो, कम टाइम में बना दिया, कम कॉस्ट में भी बना दिया हो। लेकिन दोस्तों, क्या सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? आपकी ये खराब बाइक जिसमें ब्रेक फेल है, ऑफिस पहुंचना है आपको 8:55 तक, 9 बजे का टाइम है, 8:55 को पंचिंग होता है, 8:55 तक पहुंचना है, ब्रेक फेल है और आप के पास 20 मिनट है, आप फुल स्पीड से चलाए जा रहे हो, तो क्या होगा? टाइम कम होगा और आपको ब्रेक बनवाना भी नहीं है, खर्चा भी नहीं होगा, फटाफट पहुंच भी जाओगे। रिस्क इन्वॉल्व है एक और। ये मैं सोचकर मैंने इसीलिए इस लेक्चर को थोड़ा सा शानदार से बनाया। मैंने अपने खुद के लेक्चर को देखा कि मैंने इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस नहीं किया, हालांकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। और इसीलिए मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक बात हमेशा से ध्यान रखना कि सेफ्टी को कभी भी ग्रांटेड नहीं लिया जाएगा। सेफ्टी शुड बी एवरीवेयर, एनी टाइम, हमेशा होगी ही। इन चीज़ों के साथ सेफ्टी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ अचीव हो गई और सेफ्टी नहीं है तो इन चीज़ों के अचीव होने का कोई मकसद नहीं है। सो हम पूरे थ्रू आउट दी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक बात ध्यान में लेकर चलेंगे कि सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ पर्सनल, प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशन लेवल पे कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए। पता चला कि आपको एक प्रोजेक्ट जल्दी से ख़त्म करना था, आपने सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर दिया। जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे थे वो कंपनी सरकार की नज़र में बैन हो गई। तो ऐसे हमें मैनेजमेंट नहीं करना। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था और ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि एवरी मैनेजमेंट शुड बी रिस्क फ्री, तो ही वो मैनेजमेंट का फ़ायदा होगा। तो ही वो मैनेजमेंट का, यानी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ तो कोई भी लेवल पे नहीं होना चाहिए भाई, सेफ्टी के साथ। और इसीलिए अगर आपको पता हो कि जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस या आरसीसी या और अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर एक बार बार टर्म आती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मटेरियल के साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड होता है, जबकि जो एक्सटर्नल लोड वगैरह आते हैं वहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई होता है। यानी 5 किलोन्यूटन का लोड आने वाला होता है तो हम उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो सकता है 7.5 का भी आ सकता है भाई।
यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, 5 किलो न्यूटन की हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे 1.5, वो पूरा डेड लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ठीक है, लाइव लोड, इन सब का एक बहुत अच्छा टेबल IAS कोड के अंदर बन चुका है। तो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ उसी के बारे में बात की जा रही है कि जो भी हम लेट कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं पूरा सेफ्टी के ऊपर फोकस करते हुए कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा फोकस सेफ्टी के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस सेफ्टी के साथ टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्स के ऊपर है। समझ गए दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं उसके साथ एक वर्ड हमेशा से बाय डिफॉल्ट आपको लगा लेना है, दैट इज विथ सेफ्टी। मिनिमम पॉसिबल टाइम विथ सेफ्टी, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट विथ सेफ्टी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन विथ सेफ्टी। पता चला कि एक आपका लेबर है वो बीमार है, आपने सोच लिया कि सर ने बताया है कि रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा है, आपने तो रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, बीमार भले है लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा मैनेजर, मैं तो अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करूँगा, और उसको छुट्टी नहीं दी आपने। वो बीमार था, काम करने के लायक नहीं था, आपने सोचा मैं बहुत अच्छा रिसोर्स मैनेजमेंट करता हूँ, और आपने क्या कर लिया, उसको काम पर बुलवाया। हैजार्डियस टास्क था जो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता था, और वो पहले ही हेल्थ के मामले में वीक था, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो दिस इज़ नॉट अ गुड मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें सेफ्टी के साथ। और यहाँ पर मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोलने वाला, आप सभी को पता होगी कि गल्फ कंट्रीज़ में कितने हमारे एशियन लोग जो काम करने जाते हैं, वहाँ पर रिसोर्स यूटिलाइजेशन के नाम पर ही सेफ्टी के साथ खिलवाड़ होता है। एक हिंट दे दी मैंने, उम्मीद करता हूँ कि आप ये आर्टिकल्स, ये बातें आपको पता होगी। आप वो नहीं करनी क्योंकि आप यहाँ पर लर्निंग कर रहा है वो, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये बताऊँ, एवरीथिंग शुड बी विथ सेफ्टी। हालांकि ये टॉपिक नहीं था, लेकिन जब मैंने पिछला वीडियो देखा तो मैंने सोचा कि यार एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं अपनी खुद की वीडियो देखूंगा तो मैं कैसे देखूंगा, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब मैं यहाँ खड़े रहते हुए कुछ समझाऊंगा तो एक रिस्पॉन्सिबल टीचर के तौर पर, है ना, मैं टीचर की एक रिस्पॉन्सिबल टीचर के तौर पर ही आपको सारी चीज़ें। तो मैंने कल देखा तो मैंने एज ए व्यूअर देखा कि यार इसमें मैंने एक बहुत चीज़ें भूल दी कि यार आपको खर्चा कम करना है, कॉस्ट कम करना है, रिसोर्स प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। तो एक बेसिक जो हमारा लर्नर है, जो हो सकता है कि मैच्योर ना हो या मैच्योर होने के बावजूद भी अननोइंगली इसके साथ खिलवाड़ ना कर दे। तो मैंने सोचा कि चलो अगला लेक्चर चालू करने से पहले ही मैं इसके बारे में डिस्कस कर लूँगा कि भाई जो हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे, डिज़ायर रिजल्ट अचीव करना है कम खर्चे में, कम कॉस्ट में, रिसोर्स यूटिलाइज करके, लेकिन ये सब कुछ कैसे होना चाहिए सेफ्टी के साथ। तो आगे मैं सेफ्टी को अलग से इसके ऊपर कोई लेक्चर नहीं देने वाला, अलग से कोई इसके ऊपर भाषण नहीं करने वाला। हम जो कुछ भी बात करेंगे आगे इसकी बात होगी समय की, पैसे की यानी कि कॉस्ट की, रिसोर्सेज की आगे बात होगी, और इन सब के साथ हमेशा से अटैच रहेगा सेफ्टी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस मॉड्यूल की तरफ, एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों जैसा कि पिछले लेक्चर का मैंने आपको टास्क दिया था, पिछले लेक्चर का टास्क क्या था भाई? पिछले लेक्चर का टास्क ये था कि मैनेजमेंट करना कैसे है, सर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, है ना। वही टास्क था कि अपने को डिज़ायर रिजल्ट हासिल करना है, ऑब्जेक्टिव हासिल करना है जो हमारा है वो, लेकिन करना कैसे है, क्या इसका कोई सिस्टम है, क्या कोई तरीका है, या कोई ऐसे फेज है, या कोई ऐसे स्टेजेस है जिनसे गुजर कर हर एक मैनेजमेंट को सक्सेसफुली किया जा सकता। सो डेफिनेटली दीज आर, ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
समझ गए? तो एलिमेंट बोल दो, फेजेस बोल दो, स्टेजेस बोल दो, सब कुछ एक ही है। तो कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जिनसे हर एक प्रोजेक्ट को गुजार कर आप सक्सेस, और ये आपने किए होंगे, ये आपने किया ही होगा। आप सोचो कि कोई ऐसा काम जिसको आपने बहुत अच्छे से किया हो, वो बस वो काम सोच के रखो, वो टास्क सोच के रखो, कि वो प्रोजेक्ट सोच के रखो जिसको आपने बहुत अच्छे से किया, और आपको ये अभी तक नहीं पता था कि ऐसे एलिमेंट भी। जो काम आपने अच्छे से किया है, आप डेफिनेटली उसको ऑब्जर्व करोगे अभी मेरे ये लेक्चर के समझाने के बाद, कि हाँ यार, वो जो हमने अच्छा काम किया था, वो अननोइंगली हमने इसको फॉलो कर लिया, है ना। कई बार भाई, जैसा कि हम सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन तो 200 साल पहले, 250 साल पहले, कुछ सालों पहले ही क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, है ना। हम बोलते हैं डिस्कवर, ओरिजिनेट नहीं बोलते कि पैदा हुआ, नहीं, डिस्कवर हुआ। तो वैसे आपको यहाँ पर ये जो एलिमेंट है, ये कोई ओरिजिनेट नहीं हो रही, डिस्कवर हो रहे, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। यानी 200, 300, 500 साल पहले भी लोग सांस लेते थे, पर उस वक्त ऑक्सीजन क्या है, डिस्कवर नहीं हुआ था, लोग सांस ले रहे हैं, कोई सोच नहीं रहा। तो वैसा ही आपके साथ, आपने अच्छा काम कर लिया है, आपने इसको अप्लाई नहीं कर लिया, लेकिन हम उसकी डिस्कवरी अभी होगी कि आपने जो अच्छा काम किया था उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन्वॉल्व थी। कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है? तो सबसे पहले तो मैं अगर इन चीज़ों के ऊपर जाऊँगा ना, मैं इसको स्लाइड को हटा देता हूँ, तो आप शायद सोच नहीं पाओगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई मान लो कि हमको गोवा जाना है यार, सोचो, हमको गोवा जाना है, हमको गोवा जाना है, काम का बर्डन बहुत हो गया है, और हमको गोवा जाके थोड़ा सा रिलैक्स करना है। तो ये क्या हो गया भाई, हमारे प्रोजेक्ट का डिज़ायर रिजल्ट है कि हम ऐसी ट्रिप करें ताकि हमारा जो मेंटल लेवल है वो स्टेबल, शांत, अच्छा और गुड हो जाए, बढ़िया हो जाए। कि जो हमारे पास काम का प्रेशर था, और मैं भी कभी कभी ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं भाई, वेकेशन के लिए चले जाते, ताकि फिर आकर बाउंस बैक करें, क्योंकि वो कंटिन्यूस प्रोसेस में रहेंगे तो मगज खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वो प्रोसेस को तोड़ते हैं, अच्छा डेस्टिनेशन पकड़ते हैं, वहाँ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सोचना बंद कर देते हैं जो हमारा वर्क है, और रिलैक्स करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलैक्स रहना। अब ये बहुत बार होता है, खास करके ऐसी ट्रिप में, कि तुम रिलैक्स होने जाते हो लेकिन ज़्यादा मगज खराब करके आ जाते हो। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि हम जाते हैं रिलैक्स करने कि भाई हमारा मन अच्छा होगा, ये हो, लेकिन ज़्यादा क्या होता है, हमारा माइंड बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो सिंपल है कि आपने वो डिज़ायर रिजल्ट फिर आपको अचीव नहीं हुआ, और उसमें वो मैनेजमेंट की जो हमारे स्टेजेस है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं किए गए, प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं किए। तो भाई मान लो कि गोवा जाना है और हमारा कामकाज कारोबार बहुत बड़ा है। मान लो कि हमको जाना है गोवा और हमारा कामकाज बहुत बड़ा है, और डिज़ायर रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है भाई, डिज़ायर रिजल्ट क्या है हमारा, डिज़ायर रिजल्ट हमारा ये है, डिज़ायर रिजल्ट हमारा ये है कि मेंटली हम अच्छे हो जाना चाहिए, रिफ्रेश हो जाना चाहिए, ये वर्ड सही है। गोवा जाना है हमको और हम मेंटली रिफ्रेश हो जाना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये हमारा डिज़ायर रिजल्ट है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है कि आप कोई करंट काम में इन्वॉल्व हो तो आप क्या करोगे भाई, जो मेरे टास्क है, जो ज़रूरी काम है, उसको मैं क्या करूँ, डाइवर्ट कर दूँ ताकि वो रुके नहीं। तो टास्क को आपने डाइवर्ट कर दिया, वेरी गुड, ये करना जरूरी है। नहीं करोगे तो फिर क्या बोला था मैंने, डिज़ायर रिजल्ट अचीव नहीं होगा। फिर आप वहाँ पे जा रहे हो कहीं रिफ्रेश कर रहे हो और यहाँ पे काम उल्टे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर एलोकेशन नहीं किया, प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारियों को बांटा नहीं। तो फिर क्या हुआ, आपका यहाँ पे काम उल्टा होगा। आप गए थे रिफ्रेश करने और आप टेंशन फिर यहीं की ले रहे हो। आप गए थे क्या, रिफ्रेश करने, और टेंशन फिर कहाँ के लिए, यहीं के ले रहे हो। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर जो हमारा करंट टास्क था उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया कि भाई ये जिम्मेदारी है, उसको प्रॉपर तरीके से करना, उनको ट्रेन भी कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है तो भाई आपको ये तो सोचना पड़ेगा कि यार इतने बड़े गोवा में हम कौन सी होटल में जाएंगे। गोवा तक जाने के लिए क्या हम फ्लाइट बुक करेंगे, ट्रेन बुक करेंगे, क्या करेंगे?
तो सब कुछ आपने वो क्या कर लिया, देख लिया। कितने दिन के लिए जाओगे, किसके साथ जाओगे, कितने दिन के लिए जाओगे, किसके साथ जाओगे, रिटर्न में क्या होगा, क्या खाओगे, क्या हमारे पास वहाँ पर घूमने की जगह है, एंड सो एंड सो एंड सो, बहुत सारी चीज़ें। सो व्हाट आर दिस? अरे ये मैनेजमेंट का लेसन पढ़ा दिया बातों बातों में। व्हाट आर दिस? दीस आर कॉल्ड प्लानिंग। सो किसी भी काम को, किसी भी टास्क को, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए प्लानिंग मस्ट बी दैट। प्लानिंग होगा तो ही अगली स्टेज पे जाओगे, एंड प्लानिंग इज द एसेंशियल स्टेज, एंड मैं बोल सकता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट शुरुआती स्टेज है एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने का। ठीक है, सो प्लानिंग शुड बी देयर, प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो अब चलो, ये प्लानिंग हो गया भाई, हमने सब डिसाइड कर लिया, काम भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, होटल, फ्लाइट, इसी तरीके से किसके साथ जाना है, कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं, पूरा तरीके से सब कुछ आपने कर लिया। कितना बजट लगेगा, है ना, कितना बजट लगेगा ये भी आपने प्लान कर लिया कि भाई मेरे को इतने बजट में जाना है, पूरा प्रॉपर तरीके से प्लान। लेकिन अभी ये टाइम के साथ एसोसिएटेड नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेवे कि निकलना है हमें एक पर्टिकुलर गाड़ी में, ठीक है, मान लो कि कार में निकलना है। कार हमारे लिए क्या है भाई, क्या है ना, मैंने पहले ही लेक्चर में समझाया था कि जो भी चीज़ हमारे लिए एक पर्टिकुलर डिज़ायर रिजल्ट को अचीव करने में हेल्प करती है, वो क्या है, हमारे सारे के सारे रिसोर्सेस। सो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से गोवा तक जाना है तो कार में जाना है, तो कार हमारे लिए क्या है, रिसोर्स। कार हमारे लिए क्या, रिसोर्स। ये रिसोर्स कितने बजे मेरे पास अवेलेबल होगा और ये रिसोर्स कितने बजे मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। T1 टाइम पर मेरे पास आएगा, ये कार जो है वो T1 टाइम पर मेरे पास आएगी, और T2 टाइम पर ये मुझे यहाँ से पॉइंट ए बोल देता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचा देंगे, यानी कि आपको गोवा तक पहुँचा देंगे, यानी इसका मतलब। और उसके बाद वो कार चली जाएगी, है ना, उसके बाद वो कार चली जाएगी, उसके बाद फिर और कोई चीज़, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिसोर्स मेरे पास कितने समय के लिए है। तो ऑब्वियस बात है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना, तो ही हम आगे जा जाएंगे, नहीं तो पास्ट में चले जाएंगे। फ्यूचर में जाना हो तो आपका अगला टाइम पिछले टाइम से आगे ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार हमारे पास T1 से T2 समय तक है। इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने ऑलरेडी किया, उसको डिस्कवर कर रहे हैं, आपने भी किया ही होगा ये। हाँ, ये रिसोर्स मेरे पास कहाँ से है, T1 से T2, ठीक है। प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग सबको समझ में आ गया, हम कोई भी काम करते हैं प्लानिंग करते हैं। लेकिन अब हम आगे के स्टेज में जा रहे हैं बातों बातों में, और मैं इसी तरीके से आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। तो एक हमारे पास रिसोर्स है T1 से T2 समय तक, ये रिसोर्स हमारे पास इतने समय के लिए ही है, ये रिसोर्स हमारे पास इतने समय के लिए ही है। व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, ये रिसोर्स हमारे पास इतने समय के लिए। थोड़ा सा पॉज करो और खुद के दिमाग को भी जोड़ दो यार, पॉज करके खुद के दिमाग को थोड़ा जोड़ दो तो पता चलेगा। और फिर मैं आपको वो सारी स्लाइड तो बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी से स्लाइड बता दूंगा ना तो वो एक्साइटमेंट, वो लर्निंग नहीं रहेगी। फिर आप पढ़ लोगे ये सेंटेंस है, उसमें कोई लर्निंग नहीं हुई यार, ठीक है। इसको कहते हैं कि रिसोर्स हमारे पास एक लिमिटेड समय तक है, ये रिसोर्स इसके साथ एसोसिएट हो गया, ये रिसोर्स इसके साथ अलोकेट हो गया, इसको बोलते हैं स्केड्यूलिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्केड्यूलिंग, ठीक है। आप शेड्यूलिंग भी बोल सकते हो, स्केड्यूलिंग भी बोल सकते हो, बेस्ड ऑन योर फ्लेक्सिबल प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। स्केड्यूलिंग, शेड्यूल, स्केड्यूलिंग, ठीक है। तो ये कार हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पर है, ये रिसोर्स हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पर है, इसको बोलते हैं दोस्तों स्केड्यूलिंग। यानी कि आपने रिसोर्सेस को
अपने रिसोर्सेज को टाइम के साथ एसोसिएट कर दो, बहुत आसान सा, रिसोर्सेज को टाइम के साथ एसोसिएट कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये कार ने आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। उसके बाद अगला रिसोर्स दोस्तों, अगला रिसोर्स क्या है? ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सेम चीज़ नहीं हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं ध्यान से। होटल, मान लो कि आप आ गए होटल में आप कुछ लिमिटेड वक्त गुजारोगे, उसके बाद आप निकल जाओगे बीच के ऊपर। समझे, स्टोरी समझ गया। ये होटल हमारे पास है T3 से T4 समय तक। ये होटल हमारे पास है T3 से T4 समय तक। इतने समय के लिए ये होटल का एसोसिएशन इस पर्टिकुलर टाइम में हो गया। ये होटल का एसोसिएशन इस पर्टिकुलर टाइम में हो गया। कार रिसोर्स एक पर्टिकुलर टाइम में, होटल रिसोर्स एक पर्टिकुलर टाइम में। ये तो शेड्यूल कर दिया आपने, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट होती है चीज़ शेड्यूलिंग में, रिसोर्सेस का एसोसिएशन समय के साथ तो होता है। रिसोर्सेस का एसोसिएशन समय के साथ तो होता है, लेकिन ऑर्डर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ भी शेड्यूल में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर मेरे को T2 तो खत्म हो गया, यहाँ पर मेरे को T3 नहीं लिखते हुए, है ना, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए। और ये बात आप समझोगे चैप्टर नंबर 2 में, इवेंट और एक्टिविटी के बीच का डिफरेंस, और पॉसिबल होगा तो मैं इसी को ले लूँगा। T2 तक आप यहाँ पर थे, कार में से उतरे, T2 यहाँ पर भी है, T3 बहुत। अब भी मैं डायग्राम भी बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा बीजी एक लाइन डायग्राम तो बना ही लूँगा मैं, ठीक है। तो कार एसोसिएट हो गया समय के साथ, एक होटल एसोसिएट हो गया समय, यानी रिसोर्स एसोसिएट हो गए, ठीक है, समझ के। सीरीज ऑफ रिसोर्सेज हो गए और सीरीज ऑफ टाइम हो गए। इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। मैनेजमेंट में जब हम शेड्यूलिंग की बात करेंगे तो एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट बनाने में सभी के साथ सेफ्टी तो होगी है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमारे पास, ये बात तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये गोवा वाला हमारा एग्जांपल अच्छा, बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए, कार होगी, होटल हो गए, नॉर्मल आपने बाइक वगैरह ले ली है, वहाँ पर कोई रेंट पर गाड़ी ले ली है, ट्रेन ले ली है, आप खुद चल रहे हो, आपने खाना लिया, खाना भी रिसोर्स, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए और बहुत सारे टाइमिंग हो गई। देखो इसको समझो यार, इसको समझो, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और बहुत सारे टाइमिंग है। तो अभी आपके दिमाग में अभी तक क्या समझ आई, जो मैंने समझाया उसके हिसाब से शेड्यूलिंग की। हर एक रिसोर्स समय के साथ एसोसिएटेड, इतनी समझ तो आ गई। बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे समय हैं, हर एक रिसोर्स समय के साथ एसोसिएटेड, हर एक रिसोर्स समय के साथ एसोसिएटेड। लेकिन अब सोचो जरा, ये जो मैंने मिटा कर लिखा ना, अब तुमको समझ में आएगा। इज देयर अ लिंक बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एक्टिविटीज? बहुत सारे काम है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, सबको अपने ने टाइम के साथ एसोसिएट कर दिया, बट क्या वहां पर कोई लिंक होगी दो कंसेक्यूटिव एक्टिविटी? यानी अगर मैं इसको एक्टिविटी ए बोल दूँ, ये कार में बैठने की पूरी जर्नी को मैं क्या बोल दूँ, एक्टिविटी ए, और इसको मैं अगर एक्टिविटी बी बोल दूँ, तो क्या हमारे लिए शेड्यूल में ऑर्डर जरूरी है, नहीं जरूरी? डेफिनेटली ऑर्डर शुड बी प्रिपेयर्ड इन शेड्यूलिंग। एक इम्पॉर्टेंट टास्क आपने भी किया होगा कि पहले मैं ये करूँगा इतने समय में, फिर मैं तुरंत ही ये करूँगा इतने समय में। यही बात बोल रहा हूँ मैं थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में,
ये जो पहले मैं ये करूँगा इतने समय में, फिर मैं ये करूँगा इतने समय में, फिर बोल रहा हूँ ना, फिर मतलब इसके बाद ये, अरे इसके बाद ये, इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगला टास्क अगले समय में। यानी आसान भाषा में क्या यार मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। हाँ, फिर मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी लाऊंगा मज़ेदार। अभी आपने इतना समझा कि यहाँ पर अगर मैं T1 लिखता हूँ, और जो हम समझ रहे हैं, मैं हमेशा से लॉजिक के साथ ही आगे जाने वाला हूँ। लॉजिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, लॉजिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमने अभी समझा लॉजिकली, इसको अगर मैं बेसिक डायग्राम से बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, नहीं समझ जाओगे? हाँ, आप समझ ही जाओगे ना यार, इतना तो होशियार होंगे नहीं हो। हाँ, एक लाइन डायग्राम इस तरीके से मैंने नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल, आगे मैं सिखाऊंगा कि प्रेजेंट कैसे करते हैं, लेकिन वो जो हमने समझा है उसी को अगर मैं इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहूँ तो कर सकते हैं ना। और आगे हमको हर एक एक्टिविटी इस तरीके से प्रेजेंट करनी है। सो ए के बाद बी। यार मेरे को कलर अच्छे लेने चाहिए, इतने कलर है अपने पास, कलर में क्यों अच्छे नहीं ले रहा हूँ? कलर मेरे को यहाँ पे लेना चाहिए ए, है ना। चलो अभी कलर के पीछे यहाँ पे वाइट आ गया अपना, ये हो गया अपना T3, ठीक है। सारे टास्क का प्लान कर लिया, सारे टास्क को हमने टाइमिंग के साथ जोड़ दिया। अब देखो ये इसमें कुछ समय लगने वाला होगा। T1 से T2 के समय को मैं स्मॉल T1 बोल देता हूँ, ठीक है, स्मॉल T1, दैट इज T2 माइनस T1, और T3 माइनस T2 को मैं बोल देता हूँ T3 माइनस T2 को मैं बोल देता हूँ T2, ठीक है। कुछ इस तरीके से बढ़िया है, सब कुछ ग्रेट, ओके। टास्क समय के साथ या एक्टिविटी समय के साथ एसोसिएटेड हो चुकी है। एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप, एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप यानी अब आगे क्या होगा, ए बी फिर सी डी। अब जेन्युइन तरीके से सोचो, क्या आपको ये लग रहा है, क्या आपको ये लग रहा है कि सर अब इसके बाद सी ऐसे ही होगा और उसके बाद डी भी ऐसे लाइन लाइन बनती रहेंगी और हम लाइन लाइन बनाते रहेंगे? हाँ भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बाद यहाँ पे T4 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ अलग आ जाएगा और इस तरीके से आगे चलता ही रहेगा T3 T4 5। लेकिन ये भ्रम मैं आपका तोड़ना चाहता हूँ यार, ये भ्रम मैं आपका तोड़ना चाहता हूँ। ये हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, और आमतौर पर नहीं ही होगा, आमतौर पर ऐसा नहीं ही होगा, ठीक है। टास्क का प्लान कर लिया, टास्क को आपने अलग अलग टाइमिंग पे अलोकेट कर दिया, उसका इंटर रिलेशन ए के बाद बी के बाद। लेकिन तो सोचो, क्या कभी ऐसा होता है कि आपका खाना भी पक रहा है और आपका यहाँ पर ऑनलाइन सेशन भी हो रहा है? जस्ट आस्किंग। ये एक अलग सोच के ऊपर आपको ले जाएगा। खाना भी बन रहा है और आपका कोई वर्क भी हो रहा है, कोई काम भी हो रहा है, और साथ में कोई चीज डाउनलोड भी हो रही है। तीन चीज, खाना पक रहा है, डाउनलोड भी हो रही है मूवी, और यहाँ पे काम भी हो रहा है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्टिविटी। पैरेलल, आगे हम चैप्टर 2 के अंदर इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अभी से मैं आपका भ्रम तोड़ना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसी लाइनें नहीं बनेगी मेरे दोस्तों, कभी ऐसी लाइनें भी बनेगी यार, साथ में कुछ हो रहा है यार, साथ में कोई टास्क हो रहा है और वो टास्क फिर यहाँ जाके ही कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ भी बनेगा। ये मैंने आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा एक डायरेक्शन दे दिया। ऐसा कुछ देख रहे होगे ना नेटवर्क में, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की इमेजेस के बारे में बताया तो ऐसा कुछ देखा होगा, वो समझ में आया, थोड़ा कनेक्ट कर पा रहा हूँ कैसे होता होगा वो। तो कुछ पैरेलल एक्टिविटी जो कुछ ऐसे काम हो गए इसमें साथ में भी हो रहे होंगे कोई भी प्रोजेक्ट में,
कुछ सिंगल काम भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो साथ में भी हो रहे हैं। सो बेसिकली अभी के लिए हमें इतना समझ में आ रहा है कि जब हम एग्जीक्यूट करने बैठेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें या स्टेजेस की बात करें या फेजेस की बात करें, तो पहला तो है दोस्तों प्लानिंग का फेज। हाँ, अब यहाँ पर अब थोड़ा फोकस कर सकते क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया सारी चीज़। तो पहला तो है मेरे दोस्तों प्लानिंग का फेज। क्या है भाई? प्लानिंग का फेज। फिर उसके बाद है शेड्यूलिंग का फेज। प्लानिंग में क्या आएगा? ये ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूँ वही इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि अभी जो हम आगे सीखने वाले हैं प्लानिंग वगैरह। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या हमें हासिल करना है। प्लानिंग में आ गया ना भाई, मेरे को मेंटली रिलैक्स चाहिए, मेरे को गोवा जाना है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टास्क, क्या काम है भाई। यहाँ आ गए ना, वो आ गए कि नहीं आ गए यार? आइडेंटिफाई डिफरेंट टास्क। एक टास्क ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, मेरे को ऑफिस का भी संभालना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, होटल ये वो, कार वगैरह कहाँ जाऊँगा, सब कुछ देख लिया यार, आइडेंटिफाई कर लिया उसको। मटीरियल इक्विपमेंट एक्सेट्रा फ्रॉम प्रोजेक्ट। अब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने गोवा में चलेगी तो भाई कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहा है, लेकिन मैंने आपको जनरल मैनेजमेंट के बारे में बताया। तो अब उसको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? बनानी अपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे मटेरियल लगेंगे, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, कंक्रीट बनाना होगा, टाइल्स चाहिएगी फ्लोरिंग के लिए, ब्रिक चाहिएगी वगैरह। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिएगी यार। तो वो बहुत सारे मटेरियल को आइडेंटिफाई करने कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे बंदों की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट है, अमाउंट लगेगा, पैसा चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट है। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया डिफरेंट टास्क, मटेरियल, इक्विपमेंट वगैरह 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 जो भी प्रोजेक्ट में लगने वाला, तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा है ना। फिर शेड्यूलिंग, फिर उसको टाइम के साथ एसोसिएट कर दिया। शेड्यूलिंग इज डिसाइडिंग द फेज रेट, कितने रेट से वो आगे बढ़ेगा। यार ये फेज रेट बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है यार, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। तो ये रेट वाला कब आता है? टाइम के साथ, है ना। टाइम के साथ कितने रेट से आप आगे बढ़ रहे हो, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तो कितनी तेजी कैसे पता चलेगी भाई? समय होना चाहिए तेजी को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। तेजी को आइडेंटिफाई करने के लिए समय, और यही काम हमने किस में करना है? शेड्यूलिंग में करना है। ठीक है, इट इज डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड अलोकेशन रिसोर्सेज। क्या रिसोर्स अलोकेट हो गए? क्या रिसोर्स अलोकेट हो गए? हाँ, ये रिसोर्सेज अलोकेट हो गया इस समय के साथ, ये रिसोर्सेज अलोकेट हो गया इस समय के साथ। ये रिसोर्स तो अलोकेट हो गए, क्या इनका ऑर्डरिंग हो गया? क्या अरे इनका ऑर्डरिंग हो गया। हाँ भाई, इनका ऑर्डरिंग भी हो गया, ए के बाद ही भी हाँ, ए के बाद ही भी होगा, यानी कि बी के पहले ए का होना जरूरी है। यानी अगर आप कार में बैठ के गोवा नहीं पहुंचे तो फिर होटल में कैसे रहोगे? आप समझ रहे हो? ऑर्डरिंग भाई, आप यहाँ नहीं पहुंचे तो हम यहाँ नहीं पहुंचोगे, तो पहले आपको ये कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही होगा। यानी कभी भी ऐसा पैरेलल भी नहीं होगा कि आप कार में भी बैठे हो और होटल में भी बैठे हो। हाँ, तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, बी का ए के ऊपर डिपेंडेंसी। ये सारे मैं आपको मतलब समझाऊंगा, अभी तो मैंने बहुत बेसिक लेके आपको फटाफट से डायग्राम ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये क्या है? इंटरडिपेंडेंसी। ए का खत्म होना जरूरी है बी के होने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये इंटरडिपेंडेंट है, बी इसके ऊपर डिपेंडेंट है एक्टिविटी ए के ऊपर। फिर तो सारे ऑर्डर वॉर्डर हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। फिर शेड्यूलिंग का एक और पॉइंट लिखा होगा, रिलेशनशिप ऑफ ईच एक्टिविटी टू ईच अदर एंड टू द होल प्रोजेक्ट। ऑब्वियस बात है कि फिर फाइनली प्रोजेक्ट खत्म होगा और लास्ट समय आएगा कि इतने समय में खत्म हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग एक्टिविटीज। ओके, एनकरेजेस द सेटिंग ऑफ रियलिस्टिक टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी। भाड़ा कितना लगेगा? रिसोर्स अलोकेशन, यानी यहाँ पर हमने रिसोर्स में क्या लिया? मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, टाइम एंड मनी। यहाँ पर जैसे ही आप ये कार में समय को इम्पोर्टेंस देते हो, वैसे हमें यहाँ पर पैसे को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि भाई एक्स रुपीज़ लगेंगे और होटल में इतने समय तक ठहरने के लिए, ये रिसोर्स इतने समय तक ठहरने के लिए टाइम के साथ एसोसिएट हो गया, और पैसा कितना लगेगा वो भी एसोसिएट हो जाना चाहिए, वाई रुपीज़ लगेंगे। आगे हम करेंगे ये कॉस्ट एस्टिमेट वगैरह, बहुत मज़ा आएगा आपको, सही में आपको बहुत मज़ा आएगा। एक्स रुपीज़ लगेंगी, वाई रुपीज़ लगेंगे, और इस तरीके से, ताकि आप जब एंड तक पहुँचो, मान लो कि ये लास्ट हमारा टी एंड टाइम है, टी एंड टाइम, तो आपको ये भी पता चल जाएगा एट दी एंड। कुछ इस तरीके से अगर आपने शेड्यूल कर लिया तो आपको क्या पता चल जाएगा? एट दी एंड आपको ये भी पता चल जाएगा
कि कितने रुपए लगेंगे, टोटल कितने रुपए लगेंगे और कितना समय लगेगा। रुपए और समय आपको अंत में पता चल जाएगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से शेड्यूल किया है तो। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। प्लानिंग और शेड्यूल कर लिया आपने, प्लानिंग और शेड्यूल कर लिया आपने, लेकिन एक बात मुझे ये बताओ कि क्या अभी तक हम मैदान में उतरे हैं कि गोवा की बातें ही कर रहे हैं? भाई गोवा की बातें ही कर रहे हैं ना भाई, मैदान में थोड़ी उतरे हैं। क्या मैं ये सारे काम इसको दे दूंगा, भाई ये कार में जाऊंगा, मैं होटल में जाऊंगा, 5 स्टार होटल, मर्सिडीज कार और ये वो बातें ही होगी, या कुछ मैदान में भी उतरेंगे? इसका मतलब दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग और शेड्यूलिंग बिफोर एग्जीक्यूशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। क्या होता है यार, प्लानिंग और शेड्यूलिंग जनरली कब होना चाहिए यार? प्लानिंग और शेड्यूलिंग बिफोर एग्जीक्यूशन। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एग्जीक्यूशन से पहले, यानी मैदान में हकीकत में उतरने से पहले होता है। आपको पता ही होगा बिल्डिंग प्रोजेक्ट में हम जब एसोसिएटेड होते हैं, क्या बनते हैं भाई, पहले ड्राइंग रेडी होते नहीं होते हैं? हाँ, बजट नक्की होता है नहीं होता, इतने में बनाना है, ये लैंड का कॉस्ट है, ये लोन है, ये एग्रीमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये इसका एलिवेशन है, ये सेक्शन है, ये रेनफोर्समेंट लगेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये लेके आएगा, ये इतने बजे लेके आएगा, इतनी तारीख में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अभी तो सब बातें ही चल रही है। एक ठंडी सी ऑफिस में बैठकर जब हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है भाई, यही होता है। शुरुआत में प्लानिंग और से ठंडी सी एक ऑफिस होगी, उसमें सब लोग हैवी पॉकेट वाले बैठेंगे और चीज़ें डिसाइड करेंगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगी, कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर, कुछ हमारे आर्किटेक्ट्स, जो है हमारे एक तरीके से फंड प्रोवाइड करने वाले डेवलपर्स वगैरह, सारी ठंडी ऑफिस में बैठेंगे और प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करेंगे। ऑफिसर्स भी होते हैं कभी कभी, है ना, हो गया ठंडी सी ऑफिस में, लेकिन अभी तो ठंडी सी ऑफिस में ही बैठे हैं, बाहर कहाँ निकले अभी? धूप में कौन निकलेगा? आपको पता है धूप में फिर किसको निकलना पड़ेगा। अभी हम मैदान में नहीं उतरे, तो यहाँ पर पूरी बात का सार यही था कि प्लानिंग और शेड्यूलिंग जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो अब मैदान में उतरना पड़ेगा यार। बहुत प्लान कर लिया यार, गोवा जाना नहीं पड़ेगा यार, मैं ट्रिप बना के जाना है यार अपने को। कभी भी मैं भी नहीं गया हूँ, अभी तक गोवा में नहीं गया हूँ यार, जाना है मेरे को, पर कब जाऊँगा पता नहीं यार। प्लानिंग कर रहे हैं भाई, प्लानिंग का कितनी बार मैं मतलब जनरली जब ये टॉपिक समझाता हूँ, मैं गोवा का एग्जाम्पल लेता हूँ। कभी मैं गोवा जाऊँगा तो फिर मैं और अच्छे से आपको सिखा पाऊँगा। तो आप दुआ करिए यार, जल्दी से मैं गोवा चले जाऊँ थोड़ा घूमने। चलो खैर, तो मैं ये बोल रहा था कि मैदान में उतरेंगे तो आपको क्या लगता है सब कुछ स्मूथली हो जाएगा? अरे मैदान में उतरेंगे तो सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे आप जिस गाड़ी में बैठे हो उस गाड़ी के आगे पंचर होने वाला है। जिस गाड़ी में हम बैठे हैं उस गाड़ी का आगे पंचर होने वाला है। पंचर होगा भाई तो क्या करोगे? जर्नी को रोक दोगे, फिर तो डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं होगा, फिर T2 टाइम तक होटल में नहीं पहुंचोगे, फिर होटल में नहीं पहुंचोगे तो गोवा भी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि होटल तो गोवा में है। तो फिर क्या किया जाए यार, तो दोस्तों कंट्रोलिंग वाला एस्पेक्ट आता है और मॉनिटरिंग वाला एस्पेक्ट आता है। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग वाला एस्पेक्ट, शेड्यूलिंग के दौरान आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सब चंगा सी, गाड़ी भी बढ़िया, होटल भी बढ़िया, जितने में 2000 रुपये लेके जा रहा हो उतने ही लगेंगे भाई। ऐसा सब चंगा सी तो नहीं होगा फिर, है ना, कुछ वहाँ पर डिफ़िकल्टीज भी आएंगी। उन डिफ़िकल्टीज को ध्यान में लेते हुए ही प्लानिंग और शेड्यूलिंग करना है। अगर टायर पंचर होने की संभावना है तो एक्स्ट्रा टायर लेकर चलो यार,
एक्स्ट्रा टार लेकर चलो। वॉमिट होने की संभावना है, तबीयत खराब होने की संभावना है, तो दवाई का डिब्बा लेके रखिए साथ में भाई। तबीयत खराब हो सकती है गोवा में किसी की भी, तो दवा में आप क्या बोलते हैं, दवाई का डिब्बा आपको रखना है। ये सब किस में आएगा? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। और अगर मान लो कि हमारे फेजेस स्टार्ट हो गए कंस्ट्रक्शन में, आपने सब कुछ बराबर तरीके से कर दिया, कंक्रीट भी अच्छा बन रहा है, फाउंडेशन एक्सकेवेशन सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया, और एक्सकेवेशन वगैरह हो गया, कंक्रीटिंग भी होगा, प्लिंथ लेवल तक हो गया, लेकिन ये हो गया, ये आपको कैसे पता चले भाई चीज़ें स्मूथली हो रही है? ये कैसे पता चलेगा? तो उसको कोई मॉनिटर करने वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सो यहाँ पर दोस्तों मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूँ कि जो पहले दो स्टेज तो क्लियर हो गए, प्लानिंग है, एंड थर्ड स्टेज को मैं बोलता हूँ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। बहुत सारी किताबों में आपको सिर्फ कंट्रोलिंग मिलेगा, लेकिन इसको मैं बोलता हूँ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। सब कुछ कंट्रोल में है, ये कैसे पता चलेगा? मॉनिटर करके। अगर मॉनिटर करेंगे सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा थी, तो हम आगे जाएंगे, यानी प्लान के हिसाब से चीज़ें हो रही है, उसको मैं सब चंगा सी बोल रहा हूँ। अगर प्लान के हिसाब से हो रहा है तो फिर सब चंगा सी, सब कुछ बढ़िया है। यानी ए अगर अच्छी तरीके से हो गया, T1 समय में हो गया, इतने रुपए में हो गया, तो चलो फिर बी की बात करते हैं। बी अगर T2 समय में नहीं हो रहा, Y रुपीज में नहीं हो रहा, यानी कि हमें मॉनिटरिंग के दौरान ही फिर कंट्रोलिंग का ध्यान में आता है कि यार ये तो T2 समय में नहीं हो रहा, ये तो Y रुपीज में नहीं हो रहा। होटल पे गए तो ऑनलाइन तो बोला था 500 रुपये में हो जाएगा, जब मैं लेकर पहुंचता हूँ अपनी फैमिली तो बोलता है कि भाई 1200 रुपये लगेंगे। और ऐसा होटल में होता है ना, वो ओयो वाले में बहुत बार होता था यार, हम ऑनलाइन बुक कर लेते थे, सर आप अभी के अभी पेमेंट कर दीजिए, आपका ऑफर प्राइस है। ऑफर प्राइस है कितने का? अरे यार नहीं करना, क्लियर नोट्स, ऑफर प्राइस है सर आपका सिर्फ और सिर्फ इस होटल के लिए 2700 रुपये। और जब हम फैमिली लेकर पहुंच गए तो बोला किससे बताना है आपको? नहीं, वो हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं, ओयो इज नॉट एसोसिएटेड, दिस इज आवर बेस प्राइस इज 3600। अरे भाई 2700 रुपये में बात हुई थी, तुम बोल रहे 3600 3800 कुछ भी बोल रहे हो। यानी कि फिर आपका यहाँ पर नहीं हो रहा तो फिर कंट्रोल करना पड़ेगा, उस मौके को क्या करना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट में ऐसा होता ही है, खास करके बड़े प्रोजेक्ट में सब कुछ स्मूथली नहीं होता, सब चंगासी नहीं होता। सब चंगासी नहीं होता तो फिर कंट्रोलिंग का मसाला, कंट्रोलिंग का एस्पेक्ट आपको डालना पड़ेगा। और अगर आपने कंट्रोलिंग का एस्पेक्ट डाला तो फिर क्या होगा? देखो इसको समझो यार, सोच के गए थे कि 3000 रुपये में होटल मिल जाएगी, लेकिन होटल में लग रहे 4000 रुपये। तो फिर 4 दोस्त हैं हम, 1000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर से क्या हो जाएगा? जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं होगी, अगर कंट्रोल में तो फिर आगे ही बढ़ना है ना, बी से फिर सर एक बीच जाएंगे, सी एक्टिविटी और इस तरीके से आगे जाएंगे। लेकिन कंट्रोल में नहीं है तो फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर रिपीटेशन होगा, फिर से अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा कि भाई 1000 रुपये ज़्यादा है, अपने 4 दोस्त से 250 है क्या, सबके पास एक्स्ट्रा, सबके पास एक्स्ट्रा है 250 तो वही ले लेंगे, अच्छी होटल है। नहीं है तो फिर क्या करेंगे? नहीं है तो फिर हम दूसरे होटल में जाएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यार ये जो मेरी बातें हैं इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आ रहे होंगे कि यार आपको प्लानिंग और शेड्यूलिंग बिफोर एग्जीक्यूशन करना होता है, लेकिन जब मैदान में आते हैं तो मैदान में आपको ये देखना रहता है, मॉनिटरिंग करना रहता है कि जो हमने प्लान किया है, जो शेड्यूल किया है, उसके हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा। नहीं चल रहा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग इन्वॉल्व कंपेयरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क विद द शेड्यूल एट रेगुलर इंटरवल। थोड़े थोड़े टाइम पे चेक करना पड़ेगा कि भाई सब चंगा सी है, नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो मॉनिटर करते रहो, सब बढ़िया है सिर्फ मॉनिटर करते रहो, सब बढ़िया नहीं है तो फिर चेक करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व टेकिंग करेक्टिव मेजर। फिर उस टाइम पे आपको करेक्टिव मेजर सोचने पड़ेंगे। आप डिजायर रिजल्ट तो करना ही है, काम थोड़ी रोक देंगे भाई, काम थोड़ी रोक देंगे, डिजायर रिजल्ट तो अचीव करना ही है, मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल, मिनिमम टाइम और सेफ्टी के साथ। लेकिन अगर नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो उसको कंट्रोल करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे एंड गेट द डिजायर रिजल्ट। यार मैं कितनी बार बोला डिजायर रिजल्ट। इफ इट इज़ रनिंग बिहाइंड द शेड्यूल, कुछ चीज़ें पीछे चल रही है,
तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे करेक्टिव मेजर लेने पड़ेंगे। उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग बोलते हैं। सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाए तो फिर यही हुआ। अगर कंट्रोलिंग में कुछ समझ में नहीं आता तो फिर से प्लानिंग, फिर से उसको टाइम देना पड़ेगा कि चलो भाई इतने टाइम में अरेंज करते, ये रिसोर्स को अरेंज करते। फिर से अगर कुछ बढ़िया नहीं होता तो कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग। तो बेसिकली मैनेजमेंट कैसे करोगे, इसका सवाल आपको लगभग 45 मिनट के बाद प्रॉपर तरीके से मिला होगा। 45 मिनट के बाद आपको ये सवाल का जवाब मिला, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग। बस यही अगर आपने किसी भी टास्क में, किसी भी प्रोजेक्ट में प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से, सही से कॉन्शियसली अप्लाई कर दिया हुआ तो आपका प्रोजेक्ट सफल होगा, सफल होगा और सफल होगा। और हर एक सफल प्रोजेक्ट के पीछे यही चीज़ें होती है: प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, फिर बाद में अगर आपके पास प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, किसी को हैंड ओवर करना है तो हैंड ओवर की फॉर्मेलिटीज़ कर दो। तो उम्मीद करता हूँ यार ये बहुत वैल्यूएबल सेशन लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हम सीखने वाले आगे भी। आप सिर्फ से बस यही गुजारिश, अगर आपने पूरी 45 मिनट्स देखी हो इसका मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, हमारा एफर्ट जेन्युइन देखा होगा। आप सिर्फ अपने 2 दोस्तों को सजेस्ट करो कि यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और हम सीख रहे हैं प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यूएबल लेक्चर के साथ। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।